हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 का चैप्टर 1 हिस्ट्री से। हमारे चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो इसमें ये कहा गया है कि रशीदा नाम की एक लड़की बैठकर अखबार पढ़ रही थी। तब उसकी नज़रें एक सुर्खी पर पड़ी जिसका टाइटल था, नाम था 100 साल पहले। वो सोचती है कि कोई कैसे जान सकता है कि बहुत सालों पहले, जैसा कि यहाँ लिखा है 100 साल पहले, तो उसका नाम है 100 साल पहले। तो वो ये सोचती है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, कोई कैसे जान सकता है। हम इसी चैप्टर में यही बात जो है जानने वाले हैं। तो अभी शुरू करते हैं। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? तो इसमें ये बताया गया है कि कल क्या हुआ था, मतलब क्या किसी जगह पर अगर भूकंप आ जाता है या फिर बाढ़ आ जाती है तो हमें कैसे पता चलता है उसके बारे में। हम रेडियो सुन लेते हैं, टीवी देख लेते हैं या फिर अखबार में पढ़ लेते हैं, तो ये तो हमें कल के बारे में पता चलता है। अभी हमें 1 साल पहले के बारे में जानना है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछोगे जिसे उसके बारे में याद हो, पता हो। लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि बहुत साल पहले, 100-200 सालों पहले क्या हुआ था, तो हम कैसे जानेंगे? तो इस चैप्टर में वही बताया गया है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अतीत में क्या हुआ था, हम ये सब बातें जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों के बारे में, पशुपालकों के बारे में, जो लोग एनिमल्स को पालते हैं, पशुओं को पालते हैं, उनके बारे में, कृषकों मतलब किसानों के बारे में, शासकों, राजा रानियों के बारे में, ऐसी और भी लोगों के बारे में जान सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सी खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। हम इतना भी जान सकते हैं कि पहले बच्चे क्या गेम्स खेलते थे। आजकल तो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, हैंडबॉल खेलते हैं, तो पहले के ज़माने में बच्चे क्या खेलते थे हम वो भी जान सकते हैं। कौन सी कहानियाँ सुनते थे, आजकल तो बहुत सी कहानियाँ सुनने को आती हैं, लेकिन पहले भी बच्चे यही सुनते थे, हम इसके बारे में पता कर सकते हैं। कौन से नाटक देखा करते थे, उस टाइम टेलीविज़न था या नहीं था, इसके बारे में भी हमें नहीं पता। आज तो हम टीवी पे नाटक देखते हैं ना, पहले तो लाइव मतलब लोग जब करते थे उसी टाइम देखते थे, तो कैसे नाटक देखते थे वो भी पता कर सकते हैं। कौन से गीत गाते थे उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2, मतलब ये जो ड्राइंग बनी हुई है आप देख सकते हो पेज नंबर 2 पर, उसे देखने को बोला गया है। में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो आपको ये जो पिक्चर है इसमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, मतलब बहुत सालों पहले से लोग ये जो नदी है नर्मदा, इसके तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का
यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी करते थे। तो इनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो जंगल के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानते थे और वो वहीं से अपना खाना जो है वो लेते थे। जैसे कुछ हम प्लांट्स की जड़ें खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैरेट हो गई, गाजर हो गई, हम उसकी जड़ें खाते हैं, तो उन्हें सब के बारे में पता होता था, तो वो वहीं से खाना लेते थे। तो आगे पढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब आपको इसमें उत्तर पश्चिम की 2 पहाड़ियों के नामों को ढूंढना है, जो है सुलेमान और किरथर। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। तो ये जो 2 पहाड़ियाँ हैं, सबसे पहले लोगों ने यहीं से जो अनाज है जैसे गेहूं और जौ जो हम आज खाते हैं वो उन्हें यहीं से मिला था। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल भी यहीं से पालनी शुरू की थी और ये जो लोग हैं वो गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाएं। अब फिर से आपको 2 पहाड़ियों का पता लगाना है जो होंगी उत्तर पूर्व में, एक तो है गारो और दूसरी होगी मध्य भारत में जो है विंध्य। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो ये दोनों ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कृषि मतलब किसान का विकास हुआ और यहीं पे सबसे पहले चावल जो थी विंध्य पहाड़ियाँ, वहीं पे जो सबसे पहले चावल है वो उगे थे। नेक्स्ट है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। तो इसमें आपको सिंधु घाटी जो है वो ढूंढनी है और उसके आसपास की जो नदियां हैं उनका पता लगाना है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसमें ये कहा गया है सिंधु घाटी की जो सहायक नदियां हैं वो हमें ढूंढनी है। सहायक नदियां वो होती हैं जो बड़ी नदियों में जाके मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ गांव या फिर आप कह सकते हो सिटीज़ बनी थी। गंगा और इसकी सहायक नदियां जो हैं उनके तट पर भी या फिर आप कह लो समुद्र के किनारे पर भी बहुत से सिटीज़ जो हैं गांव जो हैं वो बसे थे 2500 वर्ष पहले। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब आपको इसमें ढूंढना है गंगा और उसकी सहायक नदी सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार में मतलब बिहार में थी पहले मगध में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो इसमें ये बताया गया है कि जो गंगा का दक्षिण है उसकी नदी के आसपास प्राचीन काल में मतलब बहुत साल पहले वर्तमान में बिहार को हम कहते थे मगध नाम के एक शहर को बनाया था। जो उसका शासक था उसके जो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। उन्होंने एक बहुत ही बड़ी सिटी आप कह सकते हो गांव शहर वो बनाया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। देश के और भी हिस्सों में जो ऐसे राज्य हैं उनकी स्थापना की गई थी। मानचित्र 1 दक्षिण एशिया आधुनिक भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान और
श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप है, द्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। सो इसमें ये बताया गया है कि जो ऊपर चित्र है, मानचित्र 1, इसमें कौन कौन सी जगहें हैं वो दिखा रखी हैं, ये बताया गया है। सो इसमें है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार। सो ये अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार हैं, ये भारत पाकिस्तान के आस पड़ोस के देश हैं। तो अभी हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप मतलब हमारा एशिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, मतलब एशिया के एक से लेकर दूसरे हिस्से तक यात्रा की। मान लीजिए भारत के जम्मू कश्मीर से केरला तक। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। सो अब इसमें ये बताया गया है कि जो लोग यात्रा करते थे हमारे उपमहाद्वीप मतलब एशिया की, कभी वो हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, रेगिस्तानों में, नदियों में, समुद्रों से, ऐसी जगहों से जो है वो यात्रा करते थे और वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी, लेकिन तब भी वो लोग उन्हें करते थे। कुछ लोग काम की तलाश में जाते थे, तो कुछ लोग जैसे सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, उनके खाने पीने के लिए सामान नहीं मिलता है, उसकी तलाश में जाते थे। कुछ लोग दूसरे राज्यों पर अपना शासक जमाने जाते थे, जैसे आप ये मान लीजिए कि भारत से पाकिस्तान में हम उसे जीतने गए, या फिर पाकिस्तान से भारत में लोग आए उसे जीतने के लिए। सो ऐसे भी कुछ लोग यात्रा करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो जैसे व्यापारी हो गए, वो भी बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ें जैसे सोना, चांदी, हीरे, ये सब भी लेकर इन रेगिस्तानों वगैरह से जाया करते थे, यात्रा करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। जो धार्मिक लोग होते थे जैसे गुरु, वो लोग लोगों को शिक्षा देने मतलब उन्हें पढ़ाई, ज्ञान बांटने के लिए जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोग नई नई जगहों को देखने, जैसे अब हम घूमने जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में या फिर दूसरे स्टेट में, तो हम उसको देखने जाते हैं, वैसे ही लोग नई नई जगहों को देखने के लिए जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। इन्हीं यात्राओं के कारण लोगों को एक दूसरे के विचारों और धर्मों के बारे में मतलब जानने का मौका मिला, और जब उन्होंने यात्रा की तो उन्हें दूसरे कल्चर के बारे में पता चला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो आज जो लोग हैं वो यात्राएं क्यों करते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो अभी हमें फिर से ये जो ड्राइंग है वो देखनी है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो समुद्र हैं और पहाड़ियाँ हैं, ये हमारे इस उपमहाद्वीप को बनाते हैं, उसको एक प्राकृतिक सीमा देते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना मतलब इन जगहों को पार करना, जैसे
सातों के सातों समुद्रों को घूमना ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। हिमालय जैसे पर्वत पर चढ़ना ये भी बिल्कुल आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा बस ठान लिया था कि अभी हमें ये बस करना ही है, अपना लक्ष्य चुन लिया था, वही लोग ये सब कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उन्होंने हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों को चढ़ा और सातों के सातों समुद्र को पार किया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। हमारे एशिया से बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं पर आके बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं। तो जब लोग बाहर से आए तो उन्होंने हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उन्हें बढ़ावा दिया। इसी कारण आज जो आप लोग फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर्स खाते हो वो दूसरे देशों से ही बनकर आए हैं। और जब लोग एक दूसरे के देश में जाने लगे तो उन्हें ऐसे नए नए खाने पीने की चीज़ों के बारे में पता चला, नए नए तरह के गानों के बारे में पता चला और पत्थर तराशने वगैरह ऐसी और भी चीज़ों के बारे में पता चला। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इस आगे का चैप्टर करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरे साथ पढ़कर मज़ा आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर नए व्यूअर हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।